हेलो एवरीवन। अगर आपको प्रीलिम्स यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो सबसे ज़रूरी है कि आपको उसके पीवाईक्यू को समझना, क्योंकि पीवाईक्यू आपको एक ध्रुव तारे की तरह होते हैं, यानी दिशा निर्देशक की तरह काम करते हैं, जो आपको सिलेबस का एक रोड मैप देते हैं और आप उससे पीवाईक्यू से ही समझते हो कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, कैसे थीम्स रिपीट होती हैं, कैसे क्वेश्चन थीम रिपीट होते हैं और कैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो जाती है। मैंने आज इस वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चन पॉलिटी के लिए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनकी थीम्स कैसे रिपीट हो रही है वही समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज ये पहली वीडियो है, हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे एलिमिनेट हो जाती है जो हमारी स्टेटमेंट है। हम थोड़ा बहुत भी अगर हमने पढ़ा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं और आपने लगभग 10 साल के किए तो 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो पीवाईक्यू। और तो ये है पहला क्वेश्चन, यूपीएससी 2024 में पूछा गया। टॉपिक हम देखेंगे टॉपिक के अनुसार कि कैसे सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ये पहला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा थोड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा आपको लगेगा क्या चल रहा है। यूपीएससी 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से दिया गया है और हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है, वहाँ पे निजता के अधिकार के बारे में दिया गया है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है एनसीईआरटी को तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक में ही मिल जाएगा और इसका आंसर 21 होगा। अब हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21। ऐसे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए वो आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ। और ऐसे ही हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, कैसे स्टेटमेंट रिपीट हुई है उनकी, कैसे थीम्स रिपीट हुई है और कैसे चेंज करके हर बार क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, जो स्टूडेंट्स को बस घुमाने का चक्कर होता है एग्जामिनर का। आपको समझ रहा है एग्जामिनर और आपको भी उसको समझना है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब आर्टिकल 21 से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये दिखाता हूँ आपको। गोपनीयता का अधिकार के बारे में यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, वहाँ पे निजता के अधिकार के बारे में, और यहाँ पे क्या पूछ लिया, गोपनीयता का अधिकार के बारे में। अगर आपने क्वेश्चन को एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लिया तो आप जितने भी क्वेश्चन है आप सारे अटैम्प्ट कर लो, ये आप देख लेना प्रैक्टिस करके। इसका आंसर भी 21 ही होगा। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन फिर पूछ लिया यूपीएससी 2019 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार की रक्षा करता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी के एम अशोक बनाम नाम से, और उसमें कहा गया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार की रक्षा करता है। और उसी क्वेश्चन की थीम को उठाकर यहाँ पे पूछ लिया गया और इसका आंसर आर्टिकल 21 ऐसा ऐड किया था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को पूछ लिया 2019 में। अब समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है। ऐसे ही और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं जो आर्टिकल 21 से पूछा गया है। ये देखिए, निजता के अधिकार को फिर से पूछ लिया यहाँ पे। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सी। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब आपको लग रहा है कि हाँ रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन। अब मैंने आर्टिकल 21 से आपको लगभग 4 क्वेश्चन दिखाए, रिपीट हो रहे हैं, कुछ की थीम्स रिपीट हो रही है। क्वेश्चन वैसा ही है, एक बार क्वेश्चन को आपने ये समझ लो कि आपने एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। तो आपको ऐसे समझना है, ऐसे ये टॉपिक। और साथ ही आपको क्या पता चल रहा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा। सिलेबस तो में कुछ ज़्यादा नहीं दिए गए, सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक दिए गए। सब टॉपिक को कैसे समझोगे, ऐसे ही समझोगे। सिलेबस दिया गया आपका पीवाईक्यू में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये है जो ध्रुव तारे की तरह काम करता है आपके पीवाईक्यू, इसीलिए आपको सोल्व करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित है। अब यहाँ पे क्या है, हम टॉपिक को समझ रहे हैं, जैसे कि कैसे स्टेटमेंट वाइज कि कैसे स्टेटमेंट रिवाइज हो रही है या कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कैसे टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट कैसे है, कैसे पता चल रहा है हमको। तो वही संसदीय सरकार के बारे में यूपीएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है आपको, ठीक है। इसके बाद 2013 में ये क्वेश्चन पूछा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए आप, भारत में संसदीय शासन प्रणाली यूपीएससी 2015 में पूछा था। छोटा सा क्वेश्चन देखें,
संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। संसदीय सरकार या संसदीय शासन एक ही बात होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब रिपीट हुआ 2013 में, फिर से 2015 में रिपीट हो गया। और भी दिखाता हूँ आपको ऐसे। ये रहा क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? यूपीएससी 2017 में फिर से रिपीट हो गया। अब एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आप इस टॉपिक को भूल पाओगे, संसदीय शासन को हो चाहे और कोई टॉपिक हो ऐसे। तो ये स्टेटमेंट देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया 2017 में। नेक्स्ट फिर से 2020 में पूछ लिया, कैसे एक साल छोड़ के फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टॉपिक पे। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें ये दिए गए आपके स्टेटमेंट के अनुसार यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, किसे? संवैधानिक सरकार से। कैसे? स्टेटमेंट दी गई, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, अब स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया और आपको ये दे दिया यहाँ पे अलग चीज़, केवल एक, केवल दो, केवल और दोनों, और न तो एक न दोनों। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी घुमा रहा है और स्टेटमेंट में घुमा रहा है। कैसे? राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। तो गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर बी होगा। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं फिर से कि संवैधानिक सरकार टॉपिक हमने लिया अभी, तो ऐसे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ और कैसे थीम्स रिपीट हो रही है वो समझ रहे हैं। 2014 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। नेक्स्ट 2020 में फिर से संवैधानिक सरकार से क्वेश्चन रिपीट हो गया। परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार ऐसी सरकार है विधायिका द्वारा सरकार, लोकप्रिय, बहुदलीय या सीमित सरकार। अब क्या समझना है कि संवैधानिक सरकार होती क्या है? संवैधानिक सरकार वह होती है जो संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है और सीमित शक्तियाँ होती है। ये नहीं कि वो संविधान से बाहर जाकर अपने कार्य प्रणाली को पूरा करे, संविधान के अंदर रहकर अपने काम को पूरा करती है, तो वो होती है संवैधानिक सरकार। यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इसी पर संवैधानिक सरकार पर 2021 में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। स्टेटमेंट ये दे दी गई, संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, एक सरकार जिसके प्रमुख को नाममात्र की शक्तियाँ प्राप्त है, ऐसी सरकार जिसके मुखिया को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त हो, संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। अभी मैंने बताया कि आपको सीमित सरकार, तो इसका आंसर डी होगा, संवैधानिक सरकार से रिलेटेड 2021 में फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया। नेक्स्ट ये देखिए यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने घुमाने का तरीका ये दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे संवैधानिक सरकार की बजाय संविधान सीधा ही पूछ लिया गया है। स्टेटमेंट देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कैसे? यह आवश्यक कानून बनाने का उद्देश्य निर्धारित करता है। और स्टेटमेंट भी ऐसी दी गई है कि आप भूल सकते हो, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टैटिक का, तभी इसका आंसर होगा। यह राजनीतिक कार्यालयों और सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। हाँ सही है। अभी हमने पढ़ा कि संवैधानिक सरकार क्या होती है। संवैधानिक सरकार जो संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती है और सीमित होती है। तो यही स्टेटमेंट में यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, सी आंसर होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो सारी स्टेटमेंट ऐसे लग रही है कि सभी की एक जैसी है और सभी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है। कैसे? क्योंकि संविधान के बारे में डायरेक्ट ही पूछ रखा है। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा अनुसूचित जनजाति से, लेकिन यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या दिया गया? यह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। सेकंड स्टेटमेंट, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय को किसी अन्य राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित होना आवश्यक नहीं है। लेकिन हम अब टॉपिक देखें अनुसूचित जनजाति, और जो हमारे संविधान में अनुसूचियाँ दी गई है, 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल दिए गए हैं, और प्लस यहाँ पे 5वीं और जो छठी अनुसूचियाँ हैं उनको कितनी बार रिपीट किया गया? 12 अनुसूचियों में 5वीं छठी अनुसूचियाँ, और जो 12 अनुसूचियाँ वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? डायरेक्ट। और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल नहीं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दिया जाता है और उन्हें घोषित किया जाता है। बट स्टेट के अंदर जो उनको मेंटेन कौन करता है? राज्यपाल ही मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटमेंट में इतना शब्द करके ये गलत स्टेटमेंट होगी। ऐसे ही इसी पर एक क्वेश्चन आगे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पूछा गया, अभी पता चल जाएगा। यूपीएससी 2023 में पूछा गया ये। अच्छा, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट क्या? किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट कर दिया राष्ट्रपति देकर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। एलिमिनेट भी यहाँ पे करने की कोशिश करोगे तो आपकी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है केवल एक, केवल दो, तीनों, लेकिन स्टेटमेंट आपको तीनों पढ़नी पड़ेगी। अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला और सबसे कम ब्लॉक गाँव में, और संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को राज्यों के
अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, ये गलत है, क्योंकि ये अभी पढ़ा कि राज्यपाल होता है, राज्यपाल गवर्न करता है स्टेट के अंदर, और नामित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों को चलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का यहाँ कोई नाम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बी आंसर होगा इसका। और ऐसे ही आगे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे स्टेटमेंट को भी आपको साथ में समझते चलना है। यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 12 अनुसूचियां हमारे संविधान के अंदर दी गई है, उनसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके, स्टेटमेंट को चेंज करके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा यूपीएससी 2022 के अंदर, और वहीं आगे दिखाता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देखिए यूपीएससी 2015 में ऐसा ही भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों में से किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे 2015 में पहले भी पूछा गया था, और फिर आपका ये क्वेश्चन 2022 में 5वीं अनुसूची से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 2019 में अनुसूची से फिर से पूछ लिया गया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण शून्य घोषित किया जा सकता है। तो अब डायरेक्ट पूछ रहा है अनुसूची, देखिए यहाँ पे कि किसके तहत घोषित किया जा सकता है। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसा ही क्वेश्चन फिर से एक और पूछ लिया गया अनुसूची से ही कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को दिया गया है। 10वीं अनुसूची यूपीएससी 2014 में पूछा गया। और ऐसा ही क्वेश्चन दल बदल विरोधी कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस थीम पर एक क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने इसमें ऐड किया है। ये रहा ये क्वेश्चन, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन किया गया है, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप जो इसको भी कर सकते हो, या आपने 2014 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो इसको भी आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट यूपीएससी 2018 में पूछा गया, भारत की संसद किसी विशेष कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर रख सकती है। 9वीं अनुसूची में रखे गए किसी कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती, और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। कथन कौन सा सही है ये बताना है। लेकिन हम फिर से क्या यहाँ पे 9वीं अनुसूची के बारे में फिर से 2018 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा क्या कर दिया, क्वेश्चन को हैवी कर दिया स्टेटमेंट देकर। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक व दो, और न तो एक और न ही दोनों, ये सबसे हार्ड होता है। यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगी स्टेटमेंट। ये यूपीएससी 2018 में पूछा। उसके बाद यूपीएससी 2019 में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में प्रस्तुत की गई। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो हमारे एम लक्ष्मीकांत बुक है उसमें नहीं दिया गया डायरेक्ट, बट इसका आंसर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू। और ये शेड्यूल से पूछा गया, जो 12 अनुसूचियाँ दी गई वहीं से पूछा गया। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अब तक आए हैं यूपीएससी में अनुसूचियों से, तो आगे 2025 में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, धन विधेयक को हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा यहाँ पे, धन विधेयक। यहाँ से देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन था यूपीएससी 2024 में। और धन विधेयक संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पढ़ते हैं, और उसमें क्या होता है, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को हम साथ में पढ़ते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। ये भी आपको बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की 11th क्लास से पूछा गया। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में फिर से पूछा गया, भारत के संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध। अब क्या हो गया यहाँ पे एग्जामिनर का तरीका कि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को ऐड करके फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ धन विधेयक से रिलेटेड, जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया। धन विधेयक के संबंध में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर। और ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पहले पूछा जा चुका है कि यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे राज्यसभा को ऐड करके धन विधेयक को प्लस में पूछ लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्या है, यूपीएससी 2012 में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण विधेयक पारित होने के दौरान संसद की संयुक्त बैठक की आवश्यकता है।
ये लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और साधारण विधेयक, उसमें संयुक्त बैठक के बारे में दिया गया, जो यूपीएससी 2012 में पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन। और ये अपने जो थीम पढ़ रहे थे संसद, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब तक 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2022 में। आपको ये स्टेटमेंट देके जो एलिमिनेट भी हो सकती है, इजी क्वेश्चन था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। और ऐसा ही क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यूपीएससी 2012 में पहले पूछा था। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 3 स्टेटमेंट देकर आपको बताना था कौन सा कथन सही है। और ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया। अगर वो क्वेश्चन आपने पहले किए होते तो जो 2024 का अटैम्प्ट था वो कोई दे रहा था, वो इसको इजीली कर सकता। क्वेश्चन कहता, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह प्रथम प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया, 3-4 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया ऐसे। नेक्स्ट यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन जो समितियां होती है हमारे संविधान में, वहाँ से पूछा गया है। समितियां होती है यानी लोकसभा की, जैसे लोक लेखा समिति, तदर्थ समितियां और अन्य नियम समिति होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है 2018 में, ऐसे ही इतना बड़ा प्रश्न बनाकर आपको घुमाने की कोशिश की। और जो ये स्टेटमेंट दी गई है, सरकारी आश्वासनों पर समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति, व्यापार सलाहकार समिति, इन चारों स्टेटमेंटों से भी कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको ये स्टेटमेंट दी गई, इनको आपको अच्छे से समझना है। जो हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ पे अच्छे से इन स्टेटमेंट्स को दिया गया है, वहाँ पे आपको इनको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे PYQ करने का आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ पेज पलट कर बुक को पढ़ा है। नेक्स्ट ऐसे ही संसद की सबसे बड़ी समिति के बारे में पूछ लिया, कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है। और ऐसे ही लोक लेखा समिति के बारे में फिर से लोक लेखा समिति के बारे में पूछ लिया था। ये क्वेश्चन था यूपीएससी 2013 के अंदर, लोक लेखा समिति के बारे में 2013 के अंदर पूछ लिया। अगर आपने 2013 वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो वो आप जितनी भी समिति आएगी उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि आप साथ में क्या कर रहे हो कि आपके जो स्टेटमेंट है उनको भी आप अच्छे से कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सरकार ने दिसंबर 2023 तक कितने परिसमन आयोग गठित किए, यानी डिलिमिटेशन के बारे में पूछा है। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा, 4 थे इसका आंसर, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में परिसीमन आयोग से पहले ही पूछ रखा है। आपने ये क्वेश्चन किया है तो आप 2024 वाला क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है रिपीट करके, तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा प्रतिशत रीड्स से, यानी आपके जो आर्टिकल 32 है उसमें 5 रीड्स दी गई है। और ये क्वेश्चन आप NCERT 11th क्लास की वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हो चुका है यूपीएससी 2022 में। यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया। ये आपको एम लक्ष्मीकांत बुक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कैसे आर्टिकल 32 के बारे में रिपीट हुआ है, 5 रीड्स के बारे में, ऐसे ही आगे भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो ये है, तो ये थे आपके 30 से 35 क्वेश्चन पॉलिटी के। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे कि आपको बताऊंगा, साथ में हम आगे ऐड भी करेंगे, इनके आंसर को भी एनालाइज करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इससे, और प्लस में आपको स्टेटमेंट भी याद रहे। क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकालना है तो यही एक वो है दिशा सूचक हिंदी मीडियम के लिए कि आप ऐसे प्रैक्टिस करके और आप इसे रिवाइज करके ऐसे निकाल सकते हो। क्योंकि और एग्जाम में कुछ तुक्के नहीं लगते हैं, और सारे जो मेथड आते थे ट्रिक वाले वो भी अब नहीं लगते हैं। तो आपको एक ही चीज़ है, अब आपकी PYQ प्रैक्टिस करो और उनको अच्छे से एनालाइज करो, और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तरीका समझो, तभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्योंकि आपने पीछे क्वेश्चन देखे हैं कितने हार्ड आ रहे हैं हर बार। 2023 के 2024 का अभी क्वेश्चन पेपर था, कितना हार्ड पेपर था। ऐसे ऐसे पेपर हार्ड बना रहा है एग्जामिनर। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। आप ये बताना कि आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ आ रही है या नहीं। अगर कुछ बदलाव करना है तो भी हम इसमें करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है इसमें, वो भी ऐड करेंगे। और आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन और लेंगे। अगर ये वीडियो लंबी होती है तो हम कम क्वेश्चन को ऐड करेंगे, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, आपको पढ़ना भी होता है। अभी काफ़ी नज़दीक है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम। चलिए, थैंक यू, करिए आप अपनी पढ़ाई को, और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा GS प्रीलिम्स का पेपर ना रुके किसी भी